नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, पिछले सत्र से 2 सत्रों से मैं कहूँगी, हमने अरस्तू के काव्य सिद्धांतों पर बात करनी शुरू की है। हमने सबसे पहले अनुकरण सिद्धांत को अच्छी तरह समझा, उसके बाद हम विरेचन पर आए, विरेचन पर बहुत गहराई से बात की और आज हम चर्चा करने वाले हैं त्रासदी सिद्धांत की। मैंने आपको पहले भी कहा था, पिछले सत्र में भी ये बात दोहराई थी कि अरस्तू के ये तीनों सिद्धांत विरेचन, त्रासदी और अनुकरण, ये तीनों सिद्धांत एक दूसरे में मिले जुले हैं। और अगर मैं ये कहूं कि त्रासदी सिद्धांत में ये जुड़े हुए हैं तो ये कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं होगी, क्योंकि आज जब हम त्रासदी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वहां अनुकरण की भी बात हो रही है, विरेचन की भी बात हो रही है। तो ये भले ही इनको विस्तार से समझने के लिए स्वतंत्र रूप से गहराई से इनका अध्ययन करना जरूरी है, लेकिन वास्तव में मेरी दृष्टि में ये त्रासदी सिद्धांत के ही भाग हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, त्रासदी पढ़ने से पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि एक बार फिर दोहरा रही हूं कि भरत मुनि ने जिस तरह नाटक को ध्यान में रखकर नाट्य शास्त्र की रचना की थी और रस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, उसी तरह से अरस्तु ने नाटक को ध्यान में रखकर त्रासदी सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उसकी स्थापना की, उसका विश्लेषण किया। तो जहां कहीं भी हम काव्य की बात करेंगे वहां अरस्तु का मतलब नाटक काव्य से है, अन्य किसी काव्य से नहीं। इस बात को आप खास तौर पर ध्यान रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। त्रासदी, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि त्रासदी यूनान के काव्य सिद्धांत है, यानी यूनान के साहित्य की देन है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण देन है यूनान के साहित्य की त्रासदी। त्रासदी के सिद्धांत पर सबसे ज्यादा प्रामाणिक विवेचन अरस्तु ने ही शुरू किया। त्रासदी के अंग्रेजी में ट्रेजेडी शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी त्रासदी के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द इस्तेमाल होता है? ट्रेजेडी, जो हमें बार बार देखने को मिलेगा। जब से आप देख रहे होंगे कि जब से मैं पाश्चात्य काव्यशास्त्र पर बात कर रही हूं, तब से हम अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि जिस तरह से भारतीय काव्यशास्त्र को पढ़ते समय संस्कृत के शब्दों का प्रयोग अनिवार्य होता है, जरूरी होता है, उसी तरह से इन पाश्चात्य काव्य सिद्धांतों को पढ़ते समय अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग जरूरी हो जाता है, क्योंकि अंग्रेजी में ही ये ग्रंथ भले ही यूनानी भाषा में लिखे गए हों, लेकिन इनके अंग्रेजी अनुवादों पर ही आधारित है हमारा ये ज्ञान। आगे चलते हैं। अब बात आती है कि त्रासदी का अर्थ क्या है। तो त्रासदी शब्द मूलतः संस्कृत के त्रास से बना है। त्रास का अर्थ होता है भय, ये आपको भूलना नहीं है। और पिछले सत्र में और उससे पहले भी न जाने कितनी बार मैं आपको बता चुकी हूं कि जिस शब्द के पीछे यानी अंत में द प्रत्यय जुड़े, वहां अर्थ होता है देने वाला। यानी त्रास, त्रास शब्द में द प्रत्यय जुड़ने से शब्द बना त्रासद, यानी त्रास यानी भय देने वाला। और इसी में एक और प्रत्यय जुड़ गया ई, और ये बन गया त्रासदी। तो त्रासदी है वो कृति जो भय उत्पन्न करे, जो दुख दे। भय से दुख की उत्पत्ति, तो दुख दे यानी ऐसी रचना जो दुख में डूबी हुई हो और दर्शकों को जिसके कारण दुख के भाव दर्शकों के हृदय में जो विद्यमान है वो जागृत हो जाए। त्रासदी शब्द आम बोलचाल में दुखद घटना के रूप में भी प्रयुक्त होता है। अक्सर कोई बहुत ही दुखद घटना घटती है तो हम कहते हैं कि बहुत बड़ी त्रासदी हुई या ट्रेजेडी हुई। काव्य शास्त्र में त्रासदी शब्द का प्रयोग, इस बात को बहुत अच्छी तरह से आपको ध्यान में रखना है, त्रासदी शब्द का प्रयोग दुखांत नाटकों के लिए किया गया है। त्रासदी जहां प्रयोग किया जाता है काव्य शास्त्र में, वहां उसका संकेत होता है दुखांत नाटकों की ओर। आगे चलते हैं। अरस्तु से पहले भी यूनान में त्रासदी की एक विशाल, एक विस्तृत परंपरा मौजूद थी। यूनानी परंपराओं में त्रासदी का संबंध एक वन देवता से माना गया है। थेसरियक नामक व्यक्ति को यूनानी साहित्य में त्रासदी का प्रतिष्ठापक माना गया है। देखिए, हम कहते हैं कि त्रासदी का सबसे ज्यादा प्रामाणिक और विस्तृत और गहन
विश्लेषण अरस्तु ने किया, लेकिन उसकी स्थापना किसने की? थेसरियक नामक व्यक्ति को यूनान में त्रासदी यानी ट्रेजेडी का स्थापक माना गया है। यानी त्रासदी की अवधारणा को साहित्य में स्थापित करने वाला व्यक्ति था थेसरियक। कहा जाता है कि यह व्यक्ति स्वयं एक कुशल अभिनेता था, लेकिन इसके विषय में निश्चित रूप से कोई जानकारी नहीं है कि यह अभिनेता था या नहीं था। लेकिन यह बात बिल्कुल अच्छी तरह से प्रमाणिक है कि त्रासदी का संस्थापक प्रतिष्ठापक थेसरियक नामक व्यक्ति था। विद्वानों की मान्यता है कि डियोनिसियस नामक देवता को प्रसन्न करने के लिए, डियोनिसियस देवता की बात हमने जब विरेचन सिद्धांत पढ़ा था, तो विरेचन सिद्धांत का विश्लेषण जो धार्मिक दृष्टिकोण से किया गया था उसमें भी बात आई है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो विद्वानों की मान्यता है कि डियोनिसियस नामक एक यूनान का देवता था। इसको प्रसन्न करने के लिए भक्तगण एकत्र होकर के धार्मिक उत्सव का आयोजन करते थे। उसमें उद्दाम यानी बहुत तेज संगीत चलाया जाता था, भक्तिपूर्ण संगीत होता था, और उस संगीत की धुन में डूबकर जो मनुष्य थे, जो भक्तगण थे, वे अपने सारे सांसारिक दुख दर्द पीड़ाएं आदि भूल जाया करते थे। और इसी को यहाँ वहां माना गया विरेचन सिद्धांत में कि उनकी विरेचन की प्रक्रिया वहां शुरू हो जाती थी और वे वो आनंद मग्न हो जाते थे। तो वहां विरेचन से इसको जोड़ा गया और यहाँ ये बात कही जा रही है कि डियोनिसियस देवता को प्रसन्न करने के लिए यूनानी लोग जिन उत्सवों का आयोजन करते थे, उन्हीं उत्सवों से नाटक साहित्य का जन्म हुआ। और इस प्रकार डियोनिसियस को क्या माना गया? नाटक देवता, नाट्य देवता मान लिया गया। प्राचीन यूनानी साहित्य में एस्केलिस को ट्रेजेडी का जन्मदाता माना गया है। देखिए अवधारणा किसने दी थी? थेसरियक ने। लेकिन प्राचीन यूनानी साहित्य में किसने इसको जन्म दिया? यूनानी साहित्य में किसने इसको प्रयोग किया? उस व्यक्ति का नाम है एस्केलिस। इसके बाद कुछ और विद्वान आए, कुछ और कवि आए, साहित्यकार आए, जिन्होंने समय समय पर अपने नाटक साहित्य में दुखांत यानी ट्रेजेडी यानी त्रासदी का प्रयोग किया। इनमें सोफोक्लीज और यूरोपाइडीज के नाम विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं, विशेष रूप से विख्यात हैं। त्रासदी के संबंध में अरस्तु के जो गुरु थे प्लेटो, उन्होंने भी थोड़ा बहुत विचार किया था, लेकिन उनके त्रासदी विषयक विचार व्यवस्थित क्रमबद्ध नहीं है और इन्हीं विचारों को गहराई से विश्लेषित किया अरस्तु ने अपने दृष्टिकोण से। त्रासदी पर सबसे पहले व्यवस्थित रूप से विचार करने का श्रेय अरस्तु को ही जाता है। अरस्तु ने साहित्य के अनेक काव्य रूपों पर विचार करते हुए त्रासदी को ही अन्य काव्य रूपों की तुलना में साहित्य का श्रेष्ठतम काव्य रूप माना। यानी अनेक प्रकार के काव्य लिखे जाते हैं, अरस्तु ने अपने साहित्य में उन सभी काव्य रूपों का विश्लेषण किया, उन पर विचार किया, चिंतन किया, लेकिन साथ ही उसने ये माना कि त्रासदी जो काव्य रूप है, काव्य यानी नाटक का रूप, तो त्रासदी जो काव्य रूप है वो अधिक प्रभावशाली है, क्योंकि वो पाठकों के, दर्शकों के हृदय में सोए हुए भावों को जागृत करने की क्षमता रखता है और इसका परिणाम ये होता है कि उनकी विरेचन की प्रक्रिया होती है और वे पूरी तरह से नाटक में डूब जाते हैं, नाटक के साथ एकात्मकता स्थापित कर लेते हैं। इसलिए उसने सबसे, क्योंकि बाकी सारे जो भी काव्य रूप हैं वे काव्य रूप नाटक की तरह मंचित किए जाने वाले नहीं थे, इसलिए उन्होंने काव्य रूपों की तुलना में साहित्य में किसको काव्य रूप माना? नाटक को। और कौन सा नाटक? त्रासदी। त्रासदी से युक्त नाटक को ही श्रेष्ठतम काव्य रूप स्वीकार किया। सोफोक्लीज और यूरोपाइडीज आदि नाटककारों से प्रभावित होकर अरस्तु ने त्रासदी यानी ट्रेजेडी का विवेचन किया और उदाहरणों से अपने मतों की पुष्टि की। यानी अरस्तु ने जब त्रासदी के सिद्धांत का, ट्रेजेडी के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो उन्होंने अपने जो जो सिद्धांत इसके अंतर्गत प्रस्तुत किए, जिनको हम आगे पढ़ने वाले हैं, उन सबकी पुष्टि के लिए जो उदाहरण दिए वो सोफोक्लीज और यूरोपाइडीज के ग्रंथों से लिए गए थे। ट्रेजेडी या त्रासदी को परिभाषाबद्ध करते हुए अरस्तु लिखते हैं, यानी अरस्तु के शब्दों में वास्तव में ट्रेजेडी क्या है उसे समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो अरस्तु लिखते हैं, ट्रेजेडी देन इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन that is serious, complete and of certain magnitude in language embellished with each kind of artistic ornaments. अब इसको हम अच्छी तरह समझ लेंगे।
क्या कहते हैं अरस्तु? कहते हैं ट्रेजेडी देन इज एन इमिटेशन। ट्रेजेडी क्या है, त्रासदी क्या है? एक अनुकरण है। किसका अनुकरण है? ऑफ एन एक्शन, क्रिया का अनुकरण है, एक क्रिया का अनुकरण है। कैसी है वो क्रिया जिसका अनुकरण किया जा रहा है? गहन है यानी गंभीर है, अपने आप में पूर्ण है, और उसकी अभिव्यक्ति लैंग्वेज एम्बेलिश्ड यानी अलंकृत भाषा में, जितने भी भाषा को सुंदर बनाने के जितने भी तत्व हैं, जितने भी उपकरण हैं, उन सब के प्रयोग से युक्त होती है ये भाषा, सर्टेन मैग्नीट्यूड, एक निश्चित सीमा तक, निश्चित सीमा तक। विद ईच काइंड ऑफ आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट्स, यानी जितने भी कलात्मक भाषा को सुसज्जित करने के उपकरण है, अलंकरण है, उन सब का प्रयोग यहां किया जाता है। द सेवरल काइंड्स बीइंग फाउंड इन सेपरेट पार्ट्स ऑफ द प्ले, और नाटक के अलग अलग भागों में इसके अलग अलग प्रकार हमें देखने को मिलते हैं, अलग अलग रूप हमें देखने को मिलते हैं। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि भाषा हमेशा प्रसंग और संदर्भ और पात्र की सामाजिक स्थिति के अनुरूप, उसके व्यक्तित्व के अनुरूप अपना स्वरूप बदलती है। तो इस कथन के द्वारा यहाँ पर इसी बात की ओर अरस्तु संकेत कर रहे हैं। इन द फॉर्म ऑफ एक्शन, नॉट ऑफ नैरेटिव, थ्रू पिटी एंड फियर, affecting the proper purgation of their emotions। अब इस बात को समझ लेंगे, आगे क्या कहते हैं वो, कि ये जो अनुकरण हो रहा है ये किस में हो रहा है? इन द फॉर्म ऑफ एक्शन, क्रिया के रूप में, जिसकी पहले भी चर्चा की जा रही थी। भाषा के रूप में वर्णन नहीं किया जा रहा। जिस सुसंस्कृत अलंकृत भाषा में नाटक को प्रस्तुत किया जा रहा है, वो नाटक जो कि अनुकरण है किसी अन्य व्यक्ति की क्रियाओं का, तो उस में जो भाषा की जा रही है वो भाषा कैसी है? क्रिया के रूप में है, यानी भाषा का क्रियात्मक रूप है। यानी वहां जो कुछ भी वर्णित किया जा रहा है वो करके दिखाया जा रहा है, क्योंकि अभिनय है। नाटक का मूल जो गुण है वो है अभिनय, तो अभिनय करके दिखाया जा रहा है, ऑफ नॉट ऑफ नैरेटिव, वर्णन करके नहीं। देखिए दोस्तों, आप ध्यान रखिए कि हम जब कहानी पढ़ते हैं तो हम एक वर्णन पढ़ते हैं, उसमें कहीं कहीं संवाद होते हैं, जहां संवाद होते हैं कहानी में नाटकीय तो होती है, लेकिन नाटक एक ऐसी साहित्य की विधा है जिसमें संवादों से ही सारी बात आगे बढ़ती है, सारा का सारा जो स्वरूप है कथानक का वो तैयार होता है। तो उसी बात की ओर यहाँ संकेत कर रहे हैं अरस्तु। वे कहते हैं कि इन द फॉर्म ऑफ एक्शन, क्रियात्मक रूप में घटित करते हुए घटनाओं को दिखाया जाता है, नॉट ऑफ नैरेटिव, और उसका वर्णन, उन घटनाओं का वर्णन नहीं किया जाता, थ्रू पिटी, और इसके द्वारा पिटी यानी करुणा, फियर यानी भय, पिटी और फियर यानी करुणा और भय, इफेक्टिंग द प्रॉपर पर्गेशन, इन भावों को जागृत करके उसके परिणाम स्वरूप दर्शक जो हैं उनके इमोशंस का, पर्गेशन शब्द पहले भी आ चुका है, पूर्ण विरेचन यानी उनकी भावात्मक शुद्धि, उनके भावों का परिष्कार प्रदर्शित किया जाता है, उसकी क्रिया संपन्न की जाती है। बाय लैंग्वेज एम्बेलिश्ड, अब क्योंकि इसमें दो महत्वपूर्ण शब्द इस्तेमाल किए अरस्तु ने, हम एक बार वापस चलते हैं, कौन कौन से? ये जो लाल रंग में है ये लैंग्वेज एम्बेलिश्ड और सेवरल काइंड्स ऑफ बीइंग फाउंड इन सेपरेट पार्ट्स। इन दोनों के लिए अरस्तु ने समझा कि इन दोनों शब्दों को मुझे अपनी ओर से व्याख्यायित करने की जरूरत है, तो वे लिखते हैं बाय लैंग्वेज एम्बेलिश्ड, यानी लैंग्वेज एम्बेलिश्ड शब्द का जब मैं प्रयोग करता हूं तो मेरा तात्पर्य क्या है? आई मीन लैंग्वेज इनटू विच रिदम, हार्मनी एंड सॉन्ग एंटर। यानी कैसी भाषा? लैंग्वेज एम्बेलिश्ड वो किसको कहते हैं? जिस भाषा में रिदम है यानी लय है, हार्मनी है यानी समन्वय या सामंजस्य है, एंड सॉन्ग और गीत है यानी गेयता है, जिसे गाया जा सकता है। जहां भाषा में ये तीन तत्व हैं, लय, समन्वय और गेयता आ जाते हैं भाषा में, वहीं उसी भाषा के लिए अरस्तु शब्द का प्रयोग करते हैं लैंग्वेज एम्बेलिश्ड बाय सेवरल काइंड्स। और दूसरा जो शब्द है सेवरल काइंड्स फाउंड इन सेपरेट पार्ट्स, आई मीन that some parts are rendered through the medium of words alone with the aid of song। अब अरस्तु लिखते हैं कि जब मैं कहता हूं कि several parts, several separate parts, तो मेरा मतलब क्या होता है कि कुछ जो भाग हैं नाटक के उनमें रेंडर यानी उनकी जो अभिव्यक्ति है, उनमें जो भावों की अभिव्यक्ति है वो केवल वर्ष यानी सामान्य छंदों के माध्यम से की गई है,
और कहीं-कहीं कुछ भागों में गीतों का प्रयोग किया गया है। तो ये स्वयं इन दोनों महत्वपूर्ण शब्दों को अरस्तु ने इस्तेमाल कर दिया और उनको स्पष्ट कर दिया हमारे सामने। कहने का अभिप्राय यह है कि त्रासदी एक गंभीर, पूर्ण एवं निश्चित रूप से विस्तृत काव्य व्यापार का अनुकरण है। मैंने अभी कहा आपसे कि ये तीनों सिद्धांत अरस्तु के परस्पर एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे में घुले मिले हैं। तो वही बात यहाँ स्पष्ट होती है। वे कहते हैं कि कहने का अभिप्राय यह है कि त्रासदी एक गंभीर, पूर्ण एवं निश्चित रूप से विस्तृत कार्य व्यापार का अनुकरण। ध्यान देना है, इस बात को भूलना ही नहीं है कि अरस्तु के अनुकरण का अभिप्राय क्या है? कार्य व्यापार का अनुकरण, जिसका माध्यम नाटक के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के अलंकारों से अलंकृत भाषा होती है, जिसका रूप वर्णात्मक न होकर, नैरेटिव नहीं होता, वर्णात्मक नहीं होता, बल्कि क्रियात्मक होता है, न होकर कार्य व्यापार रूप में होता है, यानी क्रियात्मक होता है, यानी अभिनय के द्वारा उन घटनाओं को घटित होता हुआ मंच पर दिखाया जाता है, जिसमें करुणा और भय के उद्रेक द्वारा इन मनोभावों का उचित विरेचन किया जाता है। अलंकृत भाषा से मेरा तात्पर्य लयात्मक, सामंजस्यपूर्ण और गीतात्मक भाषा से है। नाटक के विभिन्न भागों से मेरा तात्पर्य है कि कुछ भाग केवल पद्य के माध्यम से ही प्रस्तुत किए जाते हैं और दूसरों में गीतों का समावेश भी किया जाता है। तो उम्मीद करती हूं दोस्तों कि ये परिभाषा जो कि आधार है सारे तीनों सिद्धांतों की, तीनों सिद्धांतों के शब्दों का यहाँ प्रयोग हो गया है, तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आगे चलें। अरस्तु द्वारा प्रयुक्त कार्य व्यापार, बार बार वे कार्य व्यापार शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो अरस्तु ने जो कार्य व्यापार शब्द का इस्तेमाल किया, उसका संबंध किससे है? उसका संबंध जीवन की समस्त सामान्य और विशिष्ट क्रियाओं से जोड़ा गया है। यानी इस संसार में मनुष्य अपने जीवन में कोई भी साधारण कार्य करे या कोई भी विशिष्ट कार्य करे, वे सब अरस्तु के इस शब्द कार्य व्यापार में समाहित हैं। अरस्तु द्वारा प्रयुक्त विरेचन शब्द में त्रासदी का मर्म निहित है, और जब वे बात करते हैं विरेचन की, तब त्रासदी का जो मूल मर्म है वो इस विरेचन में निहित है। क्योंकि विरेचन कब होगा? जब त्रासदी होगी। त्रासदी में क्या होगा? नाटक में दुखांत दृश्य दिखाकर, दुखपूर्ण दृश्य दिखाकर जो दर्शक हैं उनके करुणा और भय के भावों को उस बिंदु तक जगाया जाएगा जिस बिंदु पर आकर दर्शक अभिनेताओं के व्यक्तित्व के साथ अपने आप को लय कर लें, एकाकार कर लें। तो इसका मतलब क्या हुआ? और उसके बाद उनके भावों का शुद्धिकरण होगा, विरेचन होगा। तो विरेचन शब्द में त्रासदी का मर्म निहित है, इस बात को हमें भूलना नहीं है। अरस्तु ने अपनी इस परिभाषा में, यानी जो परिभाषा हमने ऊपर पढ़ी, उसमें त्रासदी को अलंकृत भाषा में रचित एक नाट्य रचना स्वीकार किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? त्रासदी का उद्देश्य क्या है? मनोभावों का विरेचन। देखिए, अब यहां इस बिंदु पर आपको एक बार फिर से समझ लेना है कि त्रासदी क्या है? त्रासदी है अनुकरण, किसका? कार्य व्यापार का। और उसका उद्देश्य क्या है? दर्शकों के मनोभावों का विरेचन, यानी भावों की शुद्धि करने की प्रक्रिया, जिससे कि वो आनंद का अनुभव कर सके। तो इस प्रकार यहां इस बिंदु पर आकर ये स्पष्ट हो गया दोस्तों कि ये तीनों सिद्धांत परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। आगे चलते हैं। मुख्य बात यह है कि अरस्तु के अनुसार त्रासदी कार्य व्यापार का अनुकरण है, घटना या पात्रों का वर्णन नहीं। यानी त्रासदी का उद्देश्य क्योंकि विरेचन है, और विरेचन कब होगा? जब कार्य व्यापार का अनुकरण होगा, पात्रों का या घटनाओं का अनुकरण होगा, तो विरेचन की स्थिति नहीं होगी। इसलिए अरस्तु कहते हैं कि अरस्तु के अनुसार त्रासदी कार्य व्यापार का अनुकरण है। अनुकरण किसका होना चाहिए? ये प्रश्न पूछ लिया जा सकता है, आप ध्यान रखेंगे। कार्य व्यापार के अनुकरण पर बल देते हैं कौन? अरस्तु। घटना और पात्रों के अनुकरण पर बल नहीं देते। अरस्तु ने कविता को अन्य सभी अनुकरणात्मक कलाओं से श्रेष्ठ और सर्वोपरि माना, और उसी काव्य प्रकार में ट्रेजेडी नाटक को उत्कृष्ट माना। जितने भी साहित्य के रूप हैं उनमें कविता उनकी दृष्टि में श्रेष्ठ है, जितनी कलाएं हैं उनमें कविता श्रेष्ठ है। और कविता में क्या श्रेष्ठ है? ट्रेजेडी नाटक, यानी त्रासदी यानी दुखांत नाटक को उन्होंने उत्कृष्ट माना है।
अब बात आती है त्रासदी की चर्चा करते समय किन तत्वों पर विशेष प्रकाश डाला अरस्तू ने, उन्हें समझ लेते हैं। अरस्तू ने प्रमुखतः 6 तत्व माने त्रासदी के। सबसे पहला कथावस्तु। देखिए नाटक के तत्वों में कथावस्तु होती ही है, हम सभी जानते हैं। अंग्रेजी में इसके लिए शब्द होता है प्लॉट। चरित्र या पात्र यानी कैरेक्टर, भाषा शिल्प यानी डिक्टेशन, विचार थॉट, और दृश्य संयोजना यानी स्पेक्टिकल। स्पेक्टेटर्स कौन होते हैं? जो दर्शक होते हैं, और दृश्य होता है स्पेक्टिकल। तो क्योंकि नाटक की बात की जा रही तो दृश्य संयोजना की भी बात निश्चित रूप से यहां की ही जानी चाहिए। तो ये 5 हो गए, और छठा तत्व है गीत योजना। क्योंकि प्राचीन नाटकों में, यहां तक कि हिंदी में भी दोस्तों आपने देखा होगा, जयशंकर प्रसाद के नाटकों में भी गीतों का प्रयोग किया गया है। तो आप इस बात को ध्यान में रखें कि प्राचीन काल में यूनान में नाटकों का एक अहम हिस्सा होते थे गीत। तो गीत योजना को उन्होंने छठे तत्व के रूप में स्वीकार किया है। इसमें कथावस्तु, चरित्र या पात्र तो अनुकरण के माध्यम है। यानी अरस्तु का क्या कहना है? अरस्तु कहते हैं कि जो कथावस्तु होती है त्रासदी की, और जो पात्र होते हैं, उनके माध्यम से तो अनुकरण किया जाता है। क्योंकि अनुकरण किसका किया जाता है? अनुकरण कार्य व्यापार का किया जाता है। और किसके माध्यम से करते हैं? कथावस्तु के माध्यम से और पात्रों के माध्यम से। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है कि कथावस्तु और पात्र और चरित्र अनुकरण के माध्यम होते हैं। तीसरा यानी जो भाषा शिल्प है यानी डिक्टेशन है, उसका अनुकरण विधि को स्पष्ट करता है। विधि क्या है? लेखन शैली। उसको सौंदर्यपूर्ण बनाता है कि किस तरीके से अपनी बात को नाटककार ने अभिव्यक्त किया है, वो भाषा से पता चलता है, भाषा के गठन से पता चलता है कि कितने अलंकरण वहां इस्तेमाल किए गए हैं, ताकि जो मूल भाव है, जो मर्म है त्रासदी का, उसको प्रभावशाली ढंग से दर्शकों तक पहुंचाया जा सके और उनके भावों का विवेचन किया जा सके। शेष यानी बाकी जो बचे तत्व हैं, यानी विचार, दृश्य संयोजना और गीत संयोजना, ये सब विषय हैं। विषय क्यों है? क्योंकि देखिए विचार लेखक किसके किसके विषय में करेगा? जो विषय है नाटक का, उस विषय के बारे में विचार व्यक्त करेगा। दृश्य भी उस विचार के अनुरूप ही संयोजित करेगा। ऐसा तो नहीं है कि एक मजदूर का दृश्य दिखाए और बाद में पीछे दिखा दे राजमहल, ये तो संभव नहीं है। तो तालमेल बैठेगा ही नहीं, तो नाटक प्रभावहीन हो जाएगा। तो दृश्य संयोजना भी विषय वस्तु के अनुरूप होगी, और गीत संयोजन भी विषय वस्तु के अनुरूप होगा। तो यहां पर अरस्तु ने इन 3 तत्वों को नाटक के विषय से जोड़ा है। प्रत्येक नाटक में दृश्य संयोजन होता ही है, और उसके साथ ही शेष सभी तत्व भी पाए जाते हैं। इन तत्वों का यथास्थान उपयोग होता है। यानी नाटक के जो ये 6 तत्व हैं, जिसकी जहां अरस्तु का कहना था कि जिस तत्व की जहां आवश्यकता है, वहीं पर उसका उचित प्रयोग होगा, तभी नाटक प्रभावशाली होगा, त्रासदी प्रभावशाली होगी और अपने उद्देश्य यानी विरेचन की प्रक्रिया में सफल हो सकेगी। अरस्तु के मतानुसार उपर्युक्त 6 तत्वों में घटना योजना या कथानक सबसे महत्वपूर्ण है। इस बिंदु को भी कंठस्थ कर लेंगे। सबसे अधिक महत्वपूर्ण नाटक के 6 तत्वों में क्या माना, किसको माना? घटना योजना यानी कथानक को उन्होंने सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना, क्योंकि अनुकरण का ये माध्यम है। क्या है कथानक और पात्र? अनुकरण का माध्यम। त्रासदी मुख्यतः व्यक्तियों का नहीं, कार्य और जीवन, सुख और दुख का अनुकरण है। यानी कार्य व्यापार का अनुकरण है। सुख और दुख भी हमारी क्रियाओं के परिणाम ही हुआ करते हैं, तो उनको भी अरस्तु ने कार्य व्यापार में ही शामिल किया। प्रत्येक मानवीय सुख या दुख कोई ना कोई रूप धारण करता है। जिस उद्देश्य के लिए हम जीवित रहते हैं, वह भी एक प्रकार की क्रिया ही है, और उसी को ध्यान में रखकर हम न जाने कितनी क्रियाएं संपन्न करते हैं। तो अरस्तु का कहना था कि त्रासदी किसी व्यक्ति का अनुकरण नहीं है, किसी चरित्र का अनुकरण नहीं है, किसी घटना का अनुकरण नहीं है, बल्कि कार्य व्यापार का अनुकरण है। चरित्र हमें गुण प्रदान करते हैं, किंतु हमारे सुख और दुख हमारे कार्यों में निहित है। यानी कोई भी व्यक्ति कार्य करता है, तब उसके गुणों की अभिव्यक्ति होती है। बिना कार्य के उसके चरित्र के जो गुण हैं, वो भी उभर करके सामने नहीं आते। इसलिए क्या महत्वपूर्ण है? कार्य। नाटक में चरित्र के लिए कार्य नहीं होता कि चरित्र हमने बना दिया है तो उसके लिए कोई कार्य किया जाए, ऐसा नहीं होता। बल्कि जो कार्य है, जो विषय वस्तु है, जो कार्य व्यापार वहां अभिव्यक्त किया जाना है, उसके लिए चरित्रों को स्वीकार किया जाता है, या क्योंकि चरित्र अनुकरण का माध्यम है।
इस तरह नाटक का उद्देश्य और अभिप्राय क्या है? कथा योजना है और उद्देश्य का यही रूप सर्वत्र प्रधान है। सबसे महत्वपूर्ण है कथा वस्तु। ये बात अरस्तु ने स्वीकार की और उद्देश्य है विरेचन की प्रक्रिया। त्रासदी के सर्वाधिक शक्तिशाली और आकर्षक तत्व अर्थात स्थिति विपर्यय और अभिज्ञान घटना योजना के अंग हैं। घटना योजना क्या? कथा वस्तु। अब ये स्थिति विपर्यय क्या है और अभिज्ञान क्या है? स्थिति विपर्यय देखिए, क्योंकि हम दुखांत नाटक की बात कर रहे हैं, हम त्रासदी यानी ट्रेजेडी की बात कर रहे हैं, तो स्थिति विपर्यय ये होता है कि जब नाटक में ऐसी स्थिति आ जाए कि जो नायक है वो अपने किसी कार्य के परिणाम के रूप में कुछ और उम्मीद लगाकर बैठा है कि मैं ये करूंगा तो इसके करने से ये स्थिति मेरे सामने आएगी और ये स्थिति मेरे लिए अनुकूल होगी, लेकिन उसके अनुमान के विपरीत कोई और दृश्य, कोई और कार्य घटित हो जाए, कोई और घटना घटित हो जाए, यानी स्थितियां आशा के अनुरूप न हो, उसे नाटक में, दुखांत नाटक में कहा जाता है स्थिति विपर्यय। और अभिज्ञान क्या होता है? अभिज्ञान होता है सत्य की, वास्तविकता की पहचान। हम कई बार मूवीज में, पिक्चरों में देखते हैं दोस्तों, फिल्मों में देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति ऊपर से बहुत समय तक फिल्म में एक बिल्कुल सदाचारी और एक अच्छे श्रेष्ठ व्यक्तित्व के रूप में दिखाई देता है और सारा जो भी कार्यक्रम उसमें किया जा रहा है, जितने भी अपराध किए जा रहे हैं, उनके मूल में वही विद्यमान होता है। तो जिस बिंदु पर आकर के फिल्म में हमें उस व्यक्ति की वास्तविक शख्सियत की का पता चलता है, वही अभिज्ञान है। इस बात को यूं समझ लेंगे। अरस्तु की त्रासदी में चरित्र का दूसरा स्थान है। नाटकों में चरित्र तत्व पात्रों के नैतिक अभिप्रायों को प्रकट करते हैं, क्योंकि पात्र जब काम करेंगे, क्रिया करेंगे, तो उनके कौन से गुण हैं, उनके व्यक्तित्व में कौन कौन सी विशेषताएं हैं, वो हमारे सामने आएगी और उनसे वो कितने नैतिक हैं और कितने अनैतिक हैं, ये अभिप्राय उनके स्पष्ट होंगे। अरस्तु की त्रासदी में विचार तत्व का चौथा स्थान है। अवसर विशेष पर, अब विचार तत्व क्या है? किसी भी खास संदर्भ में, नाटक में यानी त्रासदी में जो भी विचार व्यक्त किया जाए, उसको कहने की जो सामर्थ्य है, उस विचार को अभिव्यक्त करने की जो क्षमता है, वही विचार तत्व है। ट्रेजेडी के संवादों में ये तत्व राजनीतिक या वक्तृत्व कला के अंतर्गत आता है। राजनीतिक, क्योंकि राजनीति उस समय समाज पर अन्य क्षेत्र इतने हावी नहीं थे जितनी की राजनीति हावी थी। सब कुछ राजनीति का हमने पढ़ा है कि प्लेटो ने भी सब कुछ राजनीति और शासन व्यवस्था के दृष्टिकोण से ही विश्लेषित किया। तो यहाँ जब वक्तृत्व कला की बात आती है, विचार तत्व की बात आती है, तो उससे राजनीतिक दृष्टिकोण की बात आती है, क्योंकि राजनीति में बहुत सारे दाव पेच होते हैं। तो ये विचार तत्व कहाँ प्रयुक्त होता है? या राजनीतिक विषयों में, या जहां अपनी बात को स्थापित करने के लिए अपने वाक कौशल का, अपनी वाणी के कौशल का प्रयोग करना हो, वहां अभिव्यक्त करना हो, वहां पात्रों के माध्यम से लेखक या नाटककार विचारों को अभिव्यक्त करता है, विचार तत्व अभिव्यक्ति पाता है। इसके साथ ही विचार तत्व वहां भी मिलता है जहां वे पात्र किसी विशेष दृष्टिकोण को प्रमाणित या अप्रमाणित करने के लिए कुछ कर रहे हो। यानी कोई चर्चा हो रही है पात्रों के बीच, मान लीजिए पात्रों के बीच चर्चा हो रही है किसी भी सामाजिक समस्या पर, और उस सामाजिक अशिक्षा पर मान लीजिए चर्चा हो रही है, और अशिक्षा या ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार शिक्षा का प्रसार किया जाए, इस पर चर्चा हो रही है, और दो भिन्न भिन्न मत वहां पर समूह है पात्रों के, और वे अपने अपने मत को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें इन इन दृष्टिकोणों के माध्यम से विचार तत्व की जानकारी मिलती है, उसकी अभिव्यक्ति होती है। या अप्रमाणित करने के लिए कुछ करते हैं, वहां किसी विश्वजनीन सिद्धांत का प्रतिपादन, विश्वजनीन जो सबके लिए सार्वभौमिक, संपूर्ण संसार के लिए जो उपयोगी है, ऐसे किसी सिद्धांत का प्रतिपादन करें, वहां पर विचार तत्व उभर करके सामने आता है। दृश्य संयोजना यानी प्रदर्शन, क्योंकि दृश्य संयोजना के अनुसार ही, उसके माध्यम से ही नाटक को मंचित किया जाता है। तो प्रदर्शन यद्यपि अधिक आकर्षक होता है, क्योंकि जितना प्रभावशाली ढंग से नाटक लिखा गया है, जितनी उसके पात्रों की, चरित्रों की संयोजना है, घटनाओं का क्रम जितना आकर्षक है, उतना ही आकर्षक उसका दृश्य संयोजन होगा, तभी नाटक प्रभावशाली होगा। हालांकि आकर्षक होता है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन फिर भी सभी तत्वों में अरस्तु की दृष्टि में काव्य कला से उसका संबंध थोड़ा कम है। अरस्तु ने त्रासदी में पद्य रचना का स्थान छठा माना, यानी गेयता, गीत का। उनके अनुसार संगीत त्रासदी के अलंकरणों में सबसे अधिक आनंदप्रद होता है, कि संगीत जो है
वो त्रासदी को आनंददायक बनाता है, क्योंकि उसके माध्यम से जो सोए हुए भाव हैं दर्शकों के, वे जागृत होकर उस चरम बिंदु तक पहुंच जाते हैं, जबकि वो दर्शक नाटक जो मंचित किया जा रहा है उसकी विषय वस्तु के साथ अपने आप को उसके पात्रों के साथ एकाकार कर उस आनंद में डूब जाता है, विरेचन की प्रक्रिया से आनंदित होने लगता है। अब बात आती है त्रासदी के तत्व। अब एक-एक तत्व पर हम विस्तार से बात करेंगे। कथानक, जिसको प्लॉट कहा गया अंग्रेजी में, अरस्तू ने त्रासदी के कथानक का महत्व अक्षय माना, यानी हम पहले भी पढ़ चुके, इसका महत्व किसी भी स्थिति में कथानक का कम है ही नहीं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा है नाटक का, वो अरस्तू की दृष्टि में कथानक है। त्रासदी का प्रमुख कार्य महान कार्य व्यापारों का अनुकरण है, ये भी हो चुका। अरस्तू ने कार्य व्यापारों के उदात्त प्रस्तुतिकरण के लिए घटनाओं के संगठन को महत्वपूर्ण माना। कैसी अभिव्यक्ति होनी चाहिए, अनुकरण कैसा होना चाहिए, उदात्त यानी उच्च आदर्शों को अभिव्यक्त करने वाला होना चाहिए, और उसके लिए घटनाओं का जो संगठन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यानी नाटक में जिस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं, उन घटनाओं को इस तरीके से एक दूसरे से जोड़कर उसमें समन्वय स्थापित कर अभिव्यक्त किया जाना चाहिए, ताकि जो दृश्य है वो उदात्त अभिव्यक्ति बनकर रह जाए। त्रासदी एक प्रकार का अनुकरण है, और यह अनुकरण मनुष्य का नहीं बल्कि जीवन के कार्य व्यापारों का है। कार्य व्यापारों में ही जीवन निहित है, और इसका उद्देश्य कार्य व्यापारों की पद्धति है, गुणों की नहीं। इस बात को ध्यान में रखेंगे। चरित्र मनुष्यों के गुणों का निर्णायक होता है, परंतु वे अपने कार्यों के अनुसार सुख और दुख की प्राप्ति करते हैं। जैसे हमारे जो कर्म होते हैं, हमारी जो क्रियाएं होती हैं, उनके अनुरूप ही हमें दुख और सुख प्राप्त होते हैं। ये सभी बिंदु कथानक के अंतर्गत विश्लेषित किए गए अरस्तु के द्वारा। इसलिए नाटकीय कार्य व्यापारों का प्रयोजन चरित्र का प्रस्तुतिकरण नहीं है, चरित्र कार्य व्यापारों का पूरक है, यानी कार्य घटनाओं की पूर्ति, क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है, अनुकरण का माध्यम है, इसलिए उसकी पूर्ति करता है। अतः घटनाएं तथा कथा वस्तु किसका है, त्रासदी का प्राण है, यानी कथा वस्तु त्रासदी का प्राण है। ये बिंदु आपको बार बार एक ही बात निकल करके सामने आ रही है, और उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। त्रासदी का सबसे प्रबल तत्व जो आकर्षक भी है वो है स्थिति विपर्य और अभिज्ञान। स्थिति विपर्य और अभिज्ञान की चर्चा अभी हम कर चुके हैं। जब आशा के विपरीत स्थितियां घटित हो जाए नाटक में तो स्थिति विपर्य, और जब नाटक में किसी पात्र की वास्तविक स्थिति पता चल जाए तो वो अभिज्ञान है। कतिपय विद्वानों की धारणा है कि अरस्तु का दृष्टिकोण वस्तुपरक था। वस्तुपरक दृष्टिकोण कौन सा होता है, वस्तुपरक दृष्टिकोण होता है जो तथ्यों पर आधारित हो। तो कहने का अभिप्राय क्या हुआ कि कुछ विद्वान ये मानते हैं कि अरस्तु का जो दृष्टिकोण था काव्य के प्रति वो वस्तुपरक यानी तथ्यों पर आधारित था। उसने सूक्ष्म चरित्र विश्लेषण के स्थान पर मूर्त घटना संगठन पर, क्योंकि कथावस्तु को महत्व दिया, और कथावस्तु में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, घटनाओं का संयोजन। और घटनाएं नाटक में किस प्रकार की जाती हैं, वर्णित नहीं होती बल्कि मंच पर घटित होकर के दिखाई जाती हैं। तो इसलिए मूर्त घटना संगठन पर उन्होंने बल दिया, यानी उसने अरस्तु ने जो कहा उसे घटनाओं के माध्यम से अभिव्यक्त करके दिखाया, मूर्त घटना संगठन पर जोर दिया, न कि उसने सूक्ष्म चरित्रों के माध्यम से कथावस्तु को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया। इसलिए कहा कि उसका दृष्टिकोण, अरस्तु का जो दृष्टिकोण है वो वस्तुपरक है। अरस्तु ने कथावस्तु और चरित्र को एक दूसरे का विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे का पूरक यानी एक दूसरे से भिन्न नहीं माना, एक ही माना। अरस्तु ने चरित्र की सार्थकता क्रिया में की, क्योंकि कार्य व्यापार ही उसकी दृष्टि में महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि अरस्तु ने कथानक को चरित्र से अधिक स्थान और महत्व दिया। अरस्तु ने यह माना कि कथानक ही वो साधन है जिसके सहारे चरित्र सार्थकता प्रदान करते हैं, सार्थकता प्राप्त करते हैं। अरस्तु ने कथानक के 3 आधार माने। अब तक कथानक किन पर आधारित होता है, दंत कथाएं यानी जो लोक प्रचलित कहानियां होती हैं वो, कल्पना और इतिहास। इन 3 आधारों पर उन्होंने कथानक, नाटक के कथानक को स्वीकार किया कि इन पर आधारित कथावस्तु नाटकों की होती है, या तो ये या ये या ये। अरस्तु ने दंत कथाओं को ही त्रासदी का सर्वश्रेष्ठ, अब 3 बातें तो कर ली उन्होंने, लेकिन उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण किसको माना, कौन सी आधार महत्वपूर्ण है अरस्तु की दृष्टि में, दंत कथाओं को कथानक का सर्वश्रेष्ठ आधार माना।
त्रासदी का सर्वश्रेष्ठ आधार स्वीकार किया क्योंकि इसमें सत्य और कल्पना का सुंदर समन्वय होता है, क्योंकि जो दंत कथाएं जैसी घटित होती हैं उसमें कवि या नाटककार अपनी कल्पना से उसको और अधिक प्रभावशाली बना करके उसे प्रस्तुत करते हैं। तो यानी वास्तविकता भी होती है और कल्पना भी होती है, उसका समुचित तालमेल यहाँ होता है, इसलिए इसे उन्होंने सर्वश्रेष्ठ माना। इस आधार पर कथानक के जो 3 आधार उन्होंने बताए, उसके आधार पर उन्होंने कथानक 3 प्रकार के माने। दंत कथा मूलक कथानक जो दंत कथाओं पर आधारित हैं, कल्पना मूलक कथानक जो काल्पनिक घटनाओं पर आधारित हैं, और इतिहास मूलक कथानक जो इतिहास की घटनाओं पर आधारित है। स्पष्ट है कि अरस्तु ने तीनों कथानक आधारों में घटना की संभाव्यता पर विशेष बल दिया, क्योंकि कथानक ग्राह्य होने पर ही सफल होता है। इस बिंदु को समझने की जरूरत है। बाकी तो हम बार बार आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक ही बात को अलग अलग ढंग से कहा जा रहा है, लेकिन ये बात थोड़ी अलग है। क्या कहा अरस्तु ने? अरस्तु ने कहा कि तीनों कथानक कोई भी हो, पहली बात सर्वश्रेष्ठ कथानक कैसा माना? जो दंत कथाओं पर आधारित हो। दूसरी बात, उन्होंने अगर काल्पनिक कथानक भी है, अगर ऐतिहासिक कथानक भी है, तो उसके लिए आवश्यक गुण क्या है जो अरस्तु की दृष्टि में अगर है तभी वो कथानक श्रेष्ठ है, अन्यथा वो श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा। और वो था घटना की संभाव्यता। अब क्या है ये घटना की संभाव्यता? यानी नाटक में कल्पना पर आधारित नाटक है, लेकिन उसके बावजूद उसमें जिन घटनाओं को अभिव्यक्त किया जा रहा है वो घटनाएं हमें संभव दिखाई देती हैं। दर्शकों को ऐसा लगे कि हाँ, ये जो यहाँ घटित हो रहा है ये वास्तविक जीवन में ऐसा घटना संभव है, उन घटनाओं के घटने की संभाव्यता हो। क्योंकि जब तक वो घटनाएं जीवन से जुड़ी हुई नहीं लगेंगी दर्शकों को, तब तक वे उस कथानक को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो अरस्तु का कहना था कि घटनाएं संभाव्य होनी चाहिए, यानी उनकी संभावना, जगत में घटने की संभावना होनी चाहिए, और उसी के आधार पर, क्योंकि घटनाएं संभावित होंगी, उनका होना संभव होगा, तभी कथानक दर्शकों के द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य होगा। और जब ग्रहण किए जाने योग्य ही नहीं होगा तो वे उसके साथ साधारणीकरण कैसे करेंगे, विरेचन आखिर कैसे होगा? तो इसलिए दो बातों पर उन्होंने बल दिया कि कैसा भी कथानक हो, उनकी दृष्टि में श्रेष्ठ है दंत कथा मूलक कथानक, लेकिन अगर कल्पना मूलक भी है, इतिहास मूलक भी है, तो भी उन्होंने कहा कि अगर घटनाओं की संभाव्यता है वहां और कथानक ग्राह्य है दर्शकों के लिए, तो वो कथानक भी श्रेष्ठ माना जाएगा। अरस्तु ने यह भी स्वीकार किया कि काल्पनिक और ऐतिहासिक कथाओं को भी त्रासदी का आधार तो बनाया जा सकता है, किंतु शर्त यही है कि वे प्रत्येक स्थिति में संभाव्य और आनंदप्रद हों। इस बात को भूलना नहीं है। अरस्तु ने शिल्प के आधार पर कथानक के दो भेद, ये तो कथानक के आधार पर भेद हुए थे, 3 प्रकार के उन्होंने कथानक बताए। अब वो कहते हैं कि सरल और जटिल कथानक, यानी शिल्प के आधार पर, शिल्प क्या होता है, कथानक का गठन कैसा है, तो दो भेद बताए, सरल कथानक और जटिल कथानक। अरस्तु ने कथानक की सरलता और जटिलता का निर्णय उसके कार्य के आधार पर किया। मतलब जाहिर सी बात है दोस्तों कि जहां कार्य सरल है, सरलता से उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है नायक को, नायिका को, तो सरल कथानक। और जहां बहुत उलझने हैं, बहुत जटिलताएं हैं और बहुत सारी मुश्किलों को पार कर नाटक अपने लक्ष्य तक नाटक यानी अभिनेता अपने लक्ष्य तक पहुंच पाता है, नायक अपने लक्ष्य तक पहुंच पाता है, तो वो जटिल कथानक माना जाएगा। उनके अनुसार यदि कार्य सरल है तो कथानक भी सरल होगा, यदि कार्य जटिल है तो कथानक भी जटिल होगा। सरल से अरस्तु का तात्पर्य यही था कि यदि अविच्छिन्न कार्य व्यापार जिसमें स्थिति विपर्य और अभिज्ञान के बिना ही भाग्य परिवर्तन हो जाए, यानी ऐसी घटना घटित ही ना हो जिसमें स्थिति विपर्य हो, यानी नायक जैसा सोचे वैसा की वैसी घटनाएं ही घटित होती जाएं, तो वो सरल कथानक हो गया उनकी दृष्टि में। और अभिज्ञान यानी नाटक में अंत तक कोई ऐसा भेद ही सामने ना आए जो अभिज्ञान की स्थिति हो, यानी सत्य से वास्तविक साक्षात्कार नायक का हो, ऐसी स्थिति ही ना आए, तो और भाग्य का परिवर्तन हो जाए नायक का, तो वो सीधा कथानक माना जाएगा, क्योंकि वो सीधा वह मूल घटना यानी उद्देश्य की ओर बढ़ेगा। कथानक के निश्चित आयाम के संबंध में भी अरस्तु ने अपने विचार व्यक्त किए। आयाम शब्द का मतलब है कथानक का विस्तार। अरस्तु के आधार पर हम कह सकते हैं कि त्रासदी के कथानक का आयाम निश्चित और उचित यानी विस्तृत होना चाहिए। कितना विस्तृत? निश्चित रूप से विस्तृत होना चाहिए। कितना विस्तृत?
जितनी कथा की मांग हो उस हिसाब से ही उचित रूप में ही उसको विस्तार दिया जाना चाहिए। कहीं भी वो अनुचित प्रतीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि कथानक यदि अनुचित प्रतीत होगा तो दर्शकों के लिए ग्रहण करने योग्य नहीं होगा, नीरस हो जाएगा और विरेचन की स्थिति नहीं उत्पन्न होगी, यानी विरेचन के उद्देश्य में सफल नहीं हो सकेगा। अरस्तु ने जटिल कथानक के 3 महत्वपूर्ण अंग माने। महान त्रुटि अर्थात हर्मेटिया, नायक की भूल और पश्चाताप। अब हर्मेटिया क्या है? हर्मेटिया है कि मान लीजिए नायक कोई बहुत बड़ी गलती कर बैठता है और उस गलती के कारण उसके जीवन की जो स्थितियां हैं वो और अधिक जटिल हो जाती हैं और दुखद हो जाती हैं, दुख देने वाली हो जाती हैं। और उसके बाद एक बिंदु ऐसा आता है जब नायक को अपनी उस भूल का एहसास होता है, और जब उस भूल का एहसास होता है कि मैंने ये गलती की थी इसलिए मुझे ये दुष्परिणाम भुगतने पड़े, ये सारी जटिलताएं मेरे जीवन में आई, तो वो उस पर जब पश्चाताप के आंसू बहाता है उसे कहते हैं महान त्रुटि या हेमर्टिया। और इसको त्रासदी के लिए अरस्तु ने आवश्यक माना, क्योंकि उनका कहना था कि नायक की भूल चित्रित की जाएगी और उसके बाद उसे पश्चाताप करते हुए दिखाया जाएगा तो दर्शकों के करुणा के भाव, सहानुभूति के भाव नायक के साथ अपने आप एकाकार हो जाएंगे, यानी विरेचन के उद्देश्य में नाटक सफल हो पाएगा। तो सबसे पहली जटिल कथानक का जो अंग माना वो था हेक्स। एक तो बात मैं यहां बता दूं आपको कि सरल और जटिल 2 कथानक माने, उन 2 में से जटिल कथानक को श्रेष्ठ मानते हैं अरस्तु, और उसमें 3 अंग हैं जिनमें महान त्रुटि यानी हेमर्टिया का होना जरूरी है, जिसमें नायक की भूल और पश्चाताप हो, स्थिति विपर्य यानी पेरिपेटिया, पेरिपेटिया यानी वो घटनाएं जो आशा के विपरीत, नायक सोचे कुछ कि इसको करने से मेरे जीवन में ये घटना सामने आएगी, लेकिन हो उसके विपरीत, उससे जटिलताएं और बढ़ेंगी और दर्शक उस दुख में, नायक के दुख में, नायक की उलझन में, नायक के कष्टों में पूरी तरह से डूबते जाएंगे। तो ये दूसरा अंग उन्होंने माना। और अभिज्ञान, जिसको हम पढ़ चुके हैं, एनेगोनोराइसिस, अज्ञान का ज्ञान में परिवर्तित होना, यानी वस्तु स्थिति का ज्ञान होना, ये तीसरा अंग उन्होंने माना, यानी महान त्रुटि, स्थिति विपर्य और अभिज्ञान, ये 3 बिंदु जटिल कथानक के 3 अंग अरस्तु ने महत्वपूर्ण माने। आगे चलें। अरस्तु ने त्रासदी के संगठन के संबंधी 4 अंग माने। प्रस्तावना, उपाख्यान, वृंदगान और उपसंहार। प्रस्तावना क्या है? जिसको अंग्रेजी में कहा गया प्रोलॉग, यानी त्रासदी का प्रारंभ भाग, जहां पर कि जो वृंदगान से पहले होता है और जहां पर कथावस्तु जो है जिस पर आधारित है उसकी पृष्ठभूमि तैयार होती है। तो प्रस्तावना है एक तरह से नाटक की कथावस्तु की पृष्ठभूमि। फिर दूसरा बिंदु आता है उपाख्यान यानी एपिसोड। ये वो अंग है जो वृंदगान, बीच बीच में गीत होते हैं और उसके बीच बीच में उपाख्यान होता है। ये अपने आप में पूर्ण होता है और इसे अंक कह करके पुकारा जाता है। ये तो हो गई पृष्ठभूमि, ये हो गया अंक जो गीतों के बीच, वृंदगान के बीच बीच में होता है। तीसरा है वृंदगान यानी कोरस यानी समूह गान। वृंद का मतलब होता है समूह और समूह गान। समूह गान में त्रासदी की घटनाओं की भावात्मक समीक्षा युक्त समूह गान, यानी जो त्रासदी में जो भाव चल रहा है, जिस समय उस समूह गान को, उस वृंद गान को वहां पर दिखाया जाना है, उसकी भावनाएं, उसका मूल भाव, उसका कथ्य उस दृश्य से संबंधित होना चाहिए और उसमें उस दृश्य की समीक्षा विद्यमान होनी चाहिए। ये वृंदगान है, क्योंकि इस तरह की भावनात्मक समीक्षा वाले वृंदगान यदि दृश्य के अनुकूल होंगे, विषय वस्तु के अनुकूल होंगे, तो वो उस दुखांत त्रासदी का जो मूल भाव है उसको अच्छी तरह से दर्शकों तक पहुंचा सकेंगे और विरेचन के उद्देश्य को पूरा कर सकेंगे। अगला है उपसंहार अर्थात एग्जोड। त्रासदी का ये वो अंग है जिसके बाद कोई वृंदगान नहीं होता, यानी नाटक अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है और पूरी तरह से चरम बिंदु पर आकर समाप्त हो जाता है। वो उपसंहार है। इसे यूरोपीय नाटकों में अंतिम घटना यानी कैटास्ट्रॉफी कह करके पुकारा गया है, जो चरम बिंदु होता है जहां पर आकर नाटक समाप्त हो जाता है और उद्देश्य को प्राप्त करता है। अरस्तु ने पूर्णता, एकान्विति, संभाव्यता, कुतूहलवर्धक आकस्मिकता, सहज विकास और सर्वग्राह्यता को
त्रासदी के कथानक के प्रमुख गुणों के रूप में स्वीकार किया। पूर्णता यानी कथानक अपने आप में पूर्ण होना चाहिए त्रासदी का। दूसरी बात एकान्विति यानी उसमें एक मूल घटना हो और जो छोटी-छोटी घटनाएं हैं वो उस मूल घटना से जुड़ी हुई होनी चाहिए, यानी घटनाओं में बिखराव नहीं होना चाहिए। संभाव्यता की चर्चा हम कर चुके हैं, घटनाएं ऐसी होनी चाहिए जो वास्तविक जीवन में संभव हो। कुतूहलवर्धक और अचानक जिज्ञासाएं उत्पन्न करने वाली अचानक कुछ घटनाएं घटित होनी चाहिए जो दर्शकों के कौतूहल को, उनकी जिज्ञासा को बढ़ाएं। सहज रूप से घटनाएं विकसित होनी चाहिए और उद्देश्य तक पहुंचनी चाहिए और सर्वग्राह्य और नाटक की जो घटनाएं हैं वो इतनी वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई होनी चाहिए कि जीवन में उनका होना संभव हो, सबके द्वारा स्वीकार किए जाने योग्य हो। इनको कथानक के प्रमुख गुण के रूप में स्वीकार किया अरस्तु ने। अरस्तु का दृढ़ और निश्चित मत है कि सफल त्रासदी का कथानक सरल न होकर के जटिल होना चाहिए। इसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके। इसके अतिरिक्त उसे ऐसे कार्य व्यापारों का अनुकरण करना चाहिए जो करुणा और त्रास के भावों को उत्तेजित कर सकें। यानी उद्देश्य क्या है? ऐसे कार्य व्यापार का अनुकरण किया जाए जो दर्शकों के करुणा और त्रास के भाव यानी भय के भावों को जगा सके। यही त्रासद तत्व अनुकरण का प्रभेदक लक्षण है। यानी ये जो करुणा और त्रास का जो भाव है, इसको जगाने के कारण ही नाटक अपने अन्य रूपों से अलग होता है और अनुकरण का ये भेद करने वाला, अनुकरण को अलग से स्थापित करने वाला लक्षण है। अब बात आती है चरित्र और पात्रों की। चरित्र चित्रण के लिए अरस्तु ने 4 आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किए। चरित्र या पात्र कैसे होने चाहिए? उत्तम और सत। भारतीय काव्य शास्त्र में भी जो नायक के गुण माने गए हैं उनमें यही बताया गया है, यानी श्रेष्ठ गुणों से युक्त होने चाहिए पात्र। औचित्य का ध्यान रखना चाहिए, प्रोप्राइटी यानी औचित्य, यानी जिस तरह की विषय वस्तु है उसके अनुरूप ही पात्रों के चरित्र को वहां दर्शाया जाना चाहिए। कोई भी अनुचित बात वहां पर दर्शाई नहीं जानी चाहिए। जीवन के अनुकूल होना चाहिए, यानी जीवन में वैसे व्यक्ति होना संभव हो ऐसे, यानी संभाव्यता की बात होनी चाहिए चरित्रों में भी। संगति, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यानी आपस में तालमेल होना चाहिए। पात्रों का कथानक से तालमेल हो, अन्य पात्रों से तालमेल हो और नाटक के उद्देश्य से तालमेल हो, ये संगति होनी चाहिए। पात्र में परिवर्तन दिखाते समय अब कहीं किसी बिंदु पर अरस्तु कहते हैं कि नाटककार के लिए ये जरूरी हो जाए कि किसी पात्र के चरित्र में परिवर्तन वो दिखा रहा है। तो चरित्र में परिवर्तन, जैसे कोई पात्र पहले से बहुत ही पापी, भ्रष्टाचारी, बुरी प्रवृत्तियों का पात्र है, लेकिन अचानक अगर हम उसमें परिवर्तन दिखा दें तो अरस्तु कहते हैं कि यदि उसका चरित्र में परिवर्तन दिखाना है तो उसके जो मूल संस्कार हैं उनका ध्यान अवश्य रखना चाहिए ताकि वो चरित्र, वो बदलाव सहज रूप से दर्शकों के द्वारा ग्रहण कर लिया जाए। अन्यथा आकस्मिक बदलाव होगा तो दर्शक उसे स्वीकार नहीं कर पाएंगे और नाटक सर्वग्राह्यता के गुण से वंचित हो जाएगा। अरस्तु के अनुसार त्रासदी का नायक आदर्श होना चाहिए। इसकी चर्चा भारतीय काव्य शास्त्र में भी कही गई है। आदर्श नायक के 4 गुण उन्होंने बताए। नायक हमारे जैसा होना चाहिए, यानी हम जैसे हैं वैसा होना चाहिए, यानी आम जिंदगी से जुड़ा हुआ मनुष्य होना चाहिए ताकि दर्शक उसके साथ अपने अस्तित्व को एकाकार कर सके। नायक अत्यंत वैभवशाली, यशस्वी और कुलीन होना चाहिए। आदर्श नायक के चरित्र में सत और असत का मिश्रण होना चाहिए। त्रासदी के आदर्श नायक को अपने दोष से अधिक अनुपात में दंड मिलना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक आदर्शवादी, क्योंकि ये हम किसके नायक की बात कर रहे हैं? त्रासदी के नायक की, यानी दुखांत नाटक के नायक की। ऐसी स्थिति में नायक अगर बहुत आदर्श है और उससे कहीं छोटी सी भूल हो जाती है तो अरस्तु कहते हैं छोटी सी भूल के लिए भी उसको इतना अधिक दंडित किया जाना चाहिए जितनी की भूल से कई गुना ज्यादा उसे दंड मिलना चाहिए। ऐसा क्यों कहा? इसलिए ताकि दर्शकों की करुणा और सहानुभूति उसे प्राप्त हो सके। अब तीसरा बिंदु आता है विचार तत्व यानी थॉट। त्रासदी का तीसरा तत्व विचार है। विचार तत्व के अनुसार अरस्तु का तात्पर्य संभाव्य और औचित्य के प्रतिपादन की क्षमता है, यानी जो कुछ संभव है उसका प्रतिपादन करना और जो उचित है कथावस्तु के अनुरूप, पात्रों के अनुरूप, घटनाओं के अनुरूप उसका उचित रूप में प्रतिपादन करना ही त्रासदी का तीसरा तत्व यानी विचार है। इसके अंतर्गत बुद्धि तत्व और भाव तत्व दोनों मिले हुए होते हैं, यानी बुद्धि और भाव दोनों का मिश्रण यहां समान रूप से होता है।
करुणा, त्रास और क्रोध की उद्बुद्धि अतिमूल्यन भाव तत्व के अंतर्गत आते हैं। अब अरस्तु स्पष्ट करते हैं कि करुणा, त्रास यानी भय, क्रोध का, इन भावों का जगना, अतिमूल्यन यानी आदर्शवाद की प्रवृत्ति, ये सब भाव तत्व के अंतर्गत आते हैं। और इन पर जब चिंतन करता है कोई भी पात्र, तो वो विचार बुद्धि तत्व के अंतर्गत आता है और ये दोनों मिलकर विचार तत्व बनाते हैं। त्रासदी में लेखक के ही विचार प्रधान होते हैं, जिन्हें वो विभिन्न पात्रों के तर्क वितर्क संभाषण द्वारा प्रस्तुत करता है। यानी पात्रों के माध्यम से जो भी विचार प्रस्तुत किए जाते हैं वो वास्तव में नाटककार यानी लेखक के, त्रासदी के लेखक के स्वयं के विचार होते हैं। त्रासदी का आधारभूत विचार लेखक का विचार होता है, जिसे वह चरित्र चित्रण, पात्रों के संभाषण, घटनाओं के नियोजन द्वारा प्रस्तुत करता है। अब बात आती है चौथे बिंदु यानी पदावली यानी भाषा कैसी है। त्रासदी की भाषा पर अरस्तु ने निम्न बातें कही। पहली बात, त्रासदी का माध्यम लयात्मक, सामंजस्यपूर्ण और गीतात्मक अलंकृत भाषा होनी चाहिए। इसकी चर्चा हमने कर ली। लैंग्वेज एम्बेलिश्ड जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था अपनी परिभाषा में, उसमें ये सारी बातें आ गई थी। भाषा में अपनाई गई उक्तियां भावाभिव्यक्ति में समर्थ होनी चाहिए, यानी जो कुछ भी कथन वहां प्रस्तुत किए गए हैं वे अपने भाव को, अपने मर्म को प्रभावशाली ढंग से दर्शकों तक पहुंचा सकें, ये क्षमता भाषा में होनी चाहिए। त्रासदी के भाषा सौष्ठव में लाक्षणिकता, प्रांजलता यानी प्रांजलता का मतलब होता है स्पष्टता, उदात्तता और प्रभविष्णुता यानी प्रभावशाली होना। उदात्तता सभी आप जानते हैं, बहुत आता है साहित्य में ये शब्द। श्रेष्ठता। अब बात आती है दृश्य संयोजन यानी स्पेक्टिकल की। त्रासदी के इस पांचवें तत्व का संबंध मंचीय उपकरण या रंगमंच की कुशलता से है, क्योंकि नाटक तब तक सफल नहीं होता जब तक कि उसका मंचन सफलतापूर्वक नहीं होता। यानी ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है नाटक का। दृश्य विधान की सफलता के लिए रंगमंच के उपकरणों को अपनाना चाहिए। रंगमंच के जितने भी उपकरण हैं उनको अरस्तु ने कहा कि अपनाया जाना चाहिए, लेकिन अरस्तु ने इसे नाटक का आंतरिक तत्व नहीं माना बल्कि बाह्य तत्व माना। अरस्तु का विचार था कि दृश्य विधान वास्तव में अपना भावात्मक आकर्षण रखता है, परंतु त्रासदी के अन्य सभी अंगों में यह सबसे कम कलात्मक होता है और काव्य कला से भी कम संबंधित है, यानी बहुत कम महत्व दिया अरस्तु ने इसे। अब आता है छठा, गीत यानी सॉन्ग्स। अरस्तु के शब्दों में गीत त्रासदी को अलंकृत करते हैं, यानी त्रासदी के जो मूल दर्द है, जो पीड़ा है, जो करुणा है, उसको बहुत प्रभावशाली रूप में दर्शकों तक पहुंचाते हैं। गीत त्रासद परिस्थितियों के क्षणों में पात्रों की आंतरिक मनोदशा को अभिव्यक्त करते हैं। इनके माध्यम से वेदना, प्रेम, घृणा आदि भावों का प्रभाव गहरा होता है, यानी गहरा प्रभाव डालने में समर्थ होते हैं ये दर्शकों के हृदय पर। गीत का संबंध त्रासदी की आत्मा से जुड़ा हुआ होता है। अब बात आती है महाकाव्य और त्रासदी की। प्रसंगवश अरस्तु ने नाटक के संबंध में त्रासदी की ये पूरी चर्चा हो गई, लेकिन अब महाकाव्य के बारे में वो क्या कहते हैं इसको भी थोड़ा जान लें, ताकि हम अपने पकड़ नाटक के विषय में जो त्रासदी पर अरस्तु ने कहा उसको मजबूत कर सकें। अरस्तु ने त्रासदी और महाकाव्य दोनों को काव्य के श्रेष्ठ रूप माना। काव्य के श्रेष्ठ रूप यानी त्रासदी मतलब नाटक और महाकाव्य, दोनों का स्रोत एक ही बताया। उन्होंने त्रासदी को महाकाव्य का विकसित रूप माना। देखिए दोस्तों, नाटक में क्या होता है, नाटक में किसी भी एक क्षेत्र, जीवन के किसी भी एक भाग का चित्रण किया जाता है, लेकिन महाकाव्य एक विशाल कृति होती है जिसमें जीवन, संपूर्ण जीवन की अभिव्यक्ति करने की कोशिश करता है कवि। तो इसलिए उन्होंने त्रासदी को महाकाव्य से अधिक विकसित काव्य रूप माना। क्यों माना? क्योंकि पूरे समग्र जीवन का चित्रण करने की अपेक्षा किसी एक बिंदु को अभिव्यक्त किया जाएगा तो वो अधिक प्रभावशाली साबित होगा। अरस्तु की दृष्टि में महाकाव्य और त्रासदी की तुलना करने के बाद निम्नलिखित निष्कर्ष सामने आते हैं। पहला, दोनों के कथानक महान और भव्य होते हैं। महाकाव्य के कथानक का आयाम त्रासदी के कथानक से अधिक विस्तृत होता है। जैसा मैंने अभी बताया कि महाकाव्य की जो कथा वस्तु है उसमें समग्र जीवन की अभिव्यक्ति का प्रयत्न करता है कवि, तो वहां व्यापकता होती है कथानक में, यहां व्यापकता नहीं होती। त्रासदी में दंत कथाओं पर आधारित कथानक महान समझा जाता है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन महाकाव्य में इतिहास और पुराणों पर आधारित कथानक को श्रेष्ठ माना जाता है। ये अरस्तु के निष्कर्ष हैं किसके विषय में? महाकाव्य और त्रासदी के अंतर के विषय में। महाकाव्य को एक निश्चित छंद यानी षटपदी, षटपदी क्या होता है? 6 चरणों वाला जो छंद होता है वो, उसमें पद्यात्मक ढंग से प्रस्तुत करने की का विधान है।
जबकि त्रासदी में गद्य पद्य मिश्रित समूह गानों से उसको अभिव्यक्त किया जाता है। ये एक भिन्नता है। महाकाव्य और त्रासदी में शैलीगत यानी शैली भी अलग-अलग होती है। महाकाव्य में समाख्यानात्मक शैली होती है और त्रासदी में नाटकीय शैली होती है। क्यों होती है? समाख्यानात्मक शैली होती है वर्णनात्मक, यानी महाकाव्य में घटनाओं का वर्णन करके उसका चित्रण किया जाता है, लेकिन त्रासदी क्योंकि नाटक है, नाटक मंचित होकर जो कार्य व्यापार है उसको अभिनय के माध्यम से दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करता है, इसलिए यहाँ शैली होती है नाटकीय और यहाँ होती है समाख्यानात्मक शैली। तो ये अंतर है यहाँ। त्रासदी का आनंद महाकाव्य के आनंद से अधिक तीव्र और प्रभावशाली होता है, क्योंकि वो दर्शक के सोए हुए भावों को जगाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कार्य व्यापार का वर्णन नहीं करते, बल्कि उसे घटित करके दिखाते हैं, तो उसका सीधा प्रभाव दर्शकों के हृदय पर पड़ता है। दर्शक के मन पर त्रासदी के क्रियाकलाप और दृश्य विधान का सीधा प्रभाव पड़ता है। इसके विपरीत महाकाव्य का प्रभाव अप्रत्यक्ष होता है, क्योंकि कौन सी शैली अपनाई जाती है? वर्णनात्मक। वर्णात्मक यानी जिसके लिए यहाँ शब्द इस्तेमाल हो गया है समानाख्यात्मक। ये अंतर है। तो ये रहा हमारा अरस्तु का त्रासदी सिद्धांत, जिसमें हमने अरस्तु के दृष्टिकोण से त्रासदी किसे कहते हैं, त्रासदी के अंग क्या हैं, सर्वश्रेष्ठ अंग क्या है, कहां अनुकरण है, कहां विरेचन है त्रासदी में, उन सब के विषय में विस्तार से चर्चा की। उम्मीद करती हूं कि ये सत्र भी आपके लिए अन्य सत्रों की तरह बहुत उपयोगी और लाभदायक होगा। आपको अच्छी तरह से त्रासदी समझ में आ गया होगा। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।